अपने गोरे रंग पर इतना मत इतराओ। अर्ज करा है कि अपने गोरे रंग पर इतना मत इतराओ, हमने दूध से ज्यादा कॉफी के दीवाने देखे हैं। वाह 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 वाह। तो चलिए जी दुकान खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका रिवीजन करवाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ हम कि मैनेजमेंट को डिटेल में जानने वाले हैं आज। ठीक है जी। बचपन से लेके अभी तक आपने कई बार मैनेज वर्ड का यूज करा होगा। कभी आप बस में जाते हो या ट्रेन में जाते हो, आप बोलते हो ना कि भैया थोड़ा यार मैनेज कर लो, थोड़ी सी जगह दे दो। या फिर आप कभी शॉप में जाते हो, डिस्काउंट लेते समय भी आप बोल देते हो कि भैया थोड़ा तो मैनेज करो यार, थोड़ा तो डिस्काउंट दे दो। या फिर आप घर पर हो, कभी काफी सारे मेहमान घर पर आ जाते हैं, तो मम्मी आके बोलती है कि बेटा आज मैनेज करना पड़ेगा, आज आपको छत पे जाके सो जाओ क्योंकि आज आपके रूम में मेहमान सोने वाले हैं। ये तो बड़े वाहियात एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको मैनेजमेंट के। अब थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड भी एग्जाम्पल दे देते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। उससे पहले जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ना वो समझ लो। सरल भाषा में समझाता हूं पहले कि मैनेजमेंट क्या होती है। जब अपने एम्प्लॉइज से काम करवाकर जब अपने एम्प्लॉइज से काम करवाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाया जाता है ना, तो उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। जब अपने एम्प्लॉइज से काम करवाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाया जाता है तो उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी कि जो आपकी गली में गोलगप्पे वाला भी बैठा हुआ है ना, वो भी मैनेजमेंट कर रहा है। कैसे? वो क्या करता है, अब उसका जो छोटू है यानी कि जो उसका एम्प्लॉय है, वो क्या करवाता है, अपने छोटू से गोलगप्पे सर्व करवाता है आपको, और आप गोलगप्पे खाते हो और बदले में उसको पैसे देते हो। उसका ऑब्जेक्टिव सर्व हो जाता है। जो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गोलगप्पे बेचना और पैसा कमाना। वो अपने छोटू से, अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करवाता है। वो भी मैनेजमेंट का काम कर रहा है। मुकेश अंबानी है, वो क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में अपनी जियो की सिम बिकवा रहे हैं, तो वो भी मैनेजमेंट हो गया। यानी कि जहां जहां अपने एम्प्लॉइज से काम करवाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाया जा रहा है, तो समझ जाना उसको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट, देखो हर बिजनेस का ना कुछ गोल होता है। तो ये जो गोल है कौन अचीव करवाता है, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बताइए मैंने, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यानी कि ये एम्प्लॉइज की बात कर रहा है यहां पर। गेटिंग थिंग्स डन यानी कि काम करवाना एम्प्लॉइज से। क्यों काम करवाना, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करवाना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है जी, इफेक्टिवली का मतलब होता है काम टाइम पर पूरा करना, काम टाइम पर पूरा करना। एफिशिएंटली का मतलब क्या है, कम से कम खर्चे पे, कम से कम लागत पर, कम लागत पर काम करना, कम लागत पर काम करना। कम लागत कैसे आती है, जब जो रिसोर्सेज आपने यूज करे हैं ना, जो रिसोर्सेज यूज करे हैं उनको आप कम से कम यूटिलाइज करो, ऑप्टिमम यूटिलाइज करो और काम करो। इफेक्टिवली में कॉस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता, टाइम पर ध्यान दिया जाता है। और एफिशिएंटली में कॉस्ट पर ध्यान दिया जाता है कि कम से कम कॉस्ट आए, काम भले ही पूरा हो या ना हो। ठीक है जी। अब बात आती है प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस का मतलब है सीरीज ऑफ एक्शन दैट वी डू फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्पस आपको पूरा करना है, उसके लिए जो जो आपने काम करे उसको प्रोसेस कहा जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं, अगर मेरे को इस रूम का फैन चलाना है तो मैं क्या करूंगा, उठूंगा, चलकर जाऊंगा और स्विच ऑन करूंगा, तब जाके फैन ऑन होगा। तो फैन ऑन करना मेरा पर्पस है। और सीरीज ऑफ एक्शन क्या है, मैं उठा, चलकर गया और स्विच ऑन करा। तो ये था सीरीज ऑफ एक्शन। तो इसका क्या मतलब, प्रोसेस क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्शन दैट वी डू फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। तो जल्दी से बता देता हूं मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि हम एम्प्लॉइज से काम करवाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाते हैं। जैसे कि कई बच्चे क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे होते हैं बड़े शैतान होते हैं। वो क्या करते हैं, जो उनके क्लासमेट होते हैं उनसे प्यार से बात करके या फिर उनको धमका कर अपना असाइनमेंट पूरा करवाते हैं, या फिर अपना होमवर्क पूरा करवाते हैं अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड्स से। तो वो भी क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है दूसरों से काम करवाकर। हर बच्चा ऐसा नहीं होता है, कई बच्चे अच्छे भी होते हैं और कई बच्चे तो बहुत ही सुस्त होते हैं, इतने सुस्त होते हैं, इतने आलसी होते हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करता उनका। इतने सुस्त होते हैं कि वो सपना भी देख रहे होते हैं ना, उस सपने में भी वो सो रहे होते हैं। चलो जी, अब आते हैं हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का मैंने एक नेमोनिक्स बनाया है, डिग डीसीपी। डिग का हिंदी में क्या मतलब होता है, डिग का मतलब होता है खोदना, खोदना। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, खोदना। और डीसीपी का मतलब क्या है, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो डीसीपी को खोदना है, यानी कि डिग डीसीपी। नेमोनिक्स क्या है, डिग डीसीपी। डी फॉर डायनामिक, आई फॉर इंटेंजिबल, जी फॉर गोल ओरिएंटेड, जी फॉर ग्रुप एक्टिविटी, और डी से मल्टी डायमेंशनल। तो डायमेंशनल याद करना है आपको, डी फॉर डायमेंशनल, सी फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और पी फॉर परवेसिव।
ठीक है ना। मगर इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा मैंने करवाया था, जैसे कि आपने कई बार नारे सुने होंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अब्दुल तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, सोहन तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरीके के नारे लगते हैं ना हमेशा। तो अब हम कैसे नारा लगाएंगे? अरे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। अरे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। इस प्रकार आपको कम से कम 5 से 10 बार बोलना है। अपने मम्मी के पास जाओ, पापा के पास जाओ, ये बोलना शुरू कर दो, अरे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। अच्छे से याद हो जाएगा आपको, गारंटी दे रहा हूं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपके सिस्टम में, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये नारा लगने लगेगा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। बस याद रखना है आपको, डी फॉर डायनामिक, आई फॉर इंटेंजिबल, जी फॉर गोल ओरिएंटेड, जी फॉर ग्रुप एक्टिविटी, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड परवेसिव। अब इनके बारे में थोड़ा चर्चा भी कर लेते हैं भाई। इसका मतलब क्या, डायनामिक का मतलब क्या होता है? हर बिजनेस का एक एनवायरमेंट होता है। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में चर्चा करी है, बिजनेस एनवायरमेंट। हर बिजनेस का एक एनवायरमेंट होता है जो लगातार चेंज होता रहता है। अब उस बदलते हुए एनवायरमेंट में मैनेजमेंट का क्या काम है कि जो एनवायरमेंट बदलता जा रहा है ना, उसको एनालाइज करना, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब करना, या फिर कोई थ्रेट मिल रही है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस थ्रेट से बचाना। ठीक है जी। इंटेंजिबल का क्या मतलब है? इंटेंजिबल का मतलब है मैनेजमेंट को आप ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। मैनेजमेंट का जो आउटकम है ना, जो रिजल्ट है, उसको आप महसूस कर सकते हो। दोबारा बोलूंगा, मैनेजमेंट को ना तो आप देख सकते हो ना ही छू सकते हो, मगर जो उसका रिजल्ट है, जो उसका आउटकम है, उसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? कभी भी आप बैंक में जाना या किसी भी ऑफिस में जाना, आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सब बिखरा पड़ा है, इधर उधर पड़ा हुआ, सब कुछ ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट ने वो ऑर्गेनाइज करा है। मैनेजर को तो देख लोगे आप, मैनेजमेंट को नहीं देख सकते, ना ही उसको छू सकते हो। ठीक है जी। इसलिए बोला गया इंटेंजिबल। गोल ओरिएंटेड, ये तो बताने की बात ही नहीं कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। मैंने क्या बताया था, जब एम्प्लॉइज से काम करवाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाया जाता है, यानी कि जो मैनेजमेंट की ओरिएंटेशन है, मैनेजमेंट की जो रुचि है, मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट है, वो किसमें है? गोल को अचीव करवाने में। इसलिए बोला गया मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। ग्रुप एक्टिविटी, बिल्कुल ग्रुप एक्टिविटी है। मैंने क्या कहा था? मैनेजर अपने एम्प्लॉइज से काम करवाता है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवा पाता है। तो ग्रुप हो गया ना, एक तो मैनेजर इन्वॉल्व है इसमें, मैनेजर भी है, और जो उसके एम्प्लॉइज हैं, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोग। इसलिए इसको बोला गया है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है जी। अगला क्या है? मल्टी डायमेंशनल। अगर आपको मैनेजमेंट को समझना है, मैनेजमेंट को सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 डायमेंशंस पर काम करना होगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मल्टी डायमेंशनल में इन तीनों को डिटेल में पढ़ना होता है, समझना होता है। ठीक है जी। अगला फीचर है जी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार होने वाली प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने क्या करा, एक बार अप्लाई करा और फिर छोड़ दिया। ये तो लगातार होता रहेगा मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है। इसलिए इसको बोला गया है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। परवेसिव, परवेसिव का क्या मतलब हुआ? यानी कि यूनिवर्सल है, आपको हर जगह मिलेगा। किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। और ये साथ ही साथ हर कंट्री में मिलेगा। किसी भी देश में चले जाओ आप, अर्थ में किसी भी देश में चले जाओ, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर आपको मैनेजमेंट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है? यही तो उद्देश्य है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कैसे होता है? जब अपने एम्प्लॉय से काम करवाया जाता है। तो ये थे जी हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। ठीक है जी। अगला भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए मैंने गाना बनाया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसकी नेमोनिक से दादी जी। इसमें नारा नहीं लगाना है, नारा एक बार लगा दिया बहुत है। इसके लिए एक गाना हुआ करता था पुरानी फिल्मों में, जीजा जी के लिए, जीजा जी, जीजा जी, अरे भोले भाले जीजा जी, ऐसे ही था कुछ। तो हमने इसमें लगा दिया दादी जी, दादी जी, दादी जी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सिखा दो जी, अरे दादी जी, दादी जी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सिखा दो जी, दादी जी, दादी जी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सिखा दो जी। अब ये गाना आप अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहनों के आगे गाओ, जाके बिल्कुल गाओ, और उनको मत बताना कि ये क्या कर रहे हो आप, बस गाना गाते रहो और वो नारा लगाते रहो, दादी जी, दादी जी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सिखा दो जी। ठीक है ना। डी फॉर डायनामिक, ए फॉर अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, आई फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी, जी फॉर ग्रुप गोल। तो जो डायनामिक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, हर बिजनेस का एक एनवायरमेंट होता है जो कि लगातार बदलता रहता है। तो मैनेजमेंट को ना डायनामिक डिसीजन लेने पड़ते हैं उसमें, क्योंकि बदलता हुआ एनवायरनमेंट जो है ना, वो बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करता है।
हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी निकल कर आए बदलते हुए एनवायरनमेंट में से, या फिर कोई थ्रेट भी निकल कर आ सकती है जिसका कुछ बुरा असर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ सकता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उस बुरे असर से हमको बचाता है, हमको मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बचाता है, इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट बोला गया है। ठीक है जी। अचीव अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल गोल है, उसको भी अचीव करवाना मैनेजमेंट का ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि इसमें ये बोला गया है जितने भी बिजनेस है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ ऑपरेट हो रही है, सोसाइटी में तो ऑपरेट होती है ना, सोसाइटी में ही चलाई जाती है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं स्पेस में चलाई जा रही है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी कहाँ पे चलती हैं, सभी की सभी सोसाइटी में चलती हैं। और सोसाइटी उनको कहां से कहां तक पहुंचा देती है, यानी कि उनकी काफी ग्रोथ करवा देती है बिजनेस की, उनका प्रोडक्ट खरीद खरीद के। तो बदले में अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ बदले में दे, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है ना। तो कई बिजनेस होते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो क्या करती हैं, सोसाइटी के लिए या तो हॉस्पिटल खोल देती हैं, या फिर स्कूल खोल देती हैं, या फिर जो अंडर प्रिविलेज यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए उनको जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का मतलब यही है कि बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को डेवलप करे। एक दूसरी तरीके से भी सोसाइटी को डेवलप करा जाता है कि इंप्रूव्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करके। कल तक हम लैंडलाइन फोन का यूज करते थे, अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब सभी के पास स्मार्टफोन है। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट सोसाइटी में, क्योंकि पहले लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, घर पे ही होता था फोन, अब हर कोई अपनी जेब में लेके फोन घूम सकता है। इंप्रूव्ड प्रोडक्ट हमको मिल गया, तो इससे भी सोसाइटी डेवलप हो रही है। ठीक है जी। अगला है इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि कम से कम लागत पर, मैनेजमेंट का क्या काम है, कम से कम लागत पर अपना प्रोडक्ट बनाना, अपना जो प्रोडक्ट है कम से कम लागत पर बनाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और जो लागत है, जो एफिशिएंसी है, उसको कम करना, कॉस्ट कम से कम हो जाए और जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए, इसको बोला गया इंक्रीज एफिशिएंसी। ग्रुप गोल क्या है, ग्रुप गोल का भी मतलब वही है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट क्या करती है, अपना जो गोल है उसको अचीव करवाती है, इसीलिए उसको क्या बोला गया, ग्रुप गोल। इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाती है मैनेजमेंट। ठीक है जी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पर। बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि पूरा दिखाई दे, पूरा दिखाई दे रहा होगा ना आप। हाँ, सबसे आसान यही है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या उद्देश्य है, करना क्या चाहता है मैनेजमेंट। तीन ऑब्जेक्टिव हैं जिसके, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, एक सोशल का ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए के प्रति ऑब्जेक्टिव है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कुछ। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है ना, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं कि मैनेजमेंट, यानी कि अब क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना। ये तो सीखा था हमने, मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉइज से काम करवाता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करवाता है। तो मैनेजमेंट का क्या काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है ना, वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सर्वाइवल, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, नई नई ऑर्गेनाइजेशन आती है ना, तो वो थोड़ा डरे डरे से रहते हैं कि यार मेरी जेब से अगर 100 रुपए लग रहे हैं ना, तो मैं कम से कम 100 रुपए तो कमा लूं, यानी कि जितनी लागत हो रही है उतना पैसा कवर हो जाए। तो थोड़े डरे डरे से रहते हैं। वो ये कहते हैं कि भैया इतनी रेवेन्यू आ जाए, इतनी सेल हो जाए कि जितनी हमारी कॉस्ट है ना वो रिकवर हो जाए, यानी कि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करो तो जीरो आए, इतनी सेल हो जाए कि हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। इसको कहा जाता है सर्वाइवल। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ये है कि भाई रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, यानी कि प्रॉफिट कुछ ना कुछ निकल कर आ जाए, रेवेन्यू इतनी हो जाए कि कॉस्ट भी कवर हो जाए और आप कुछ घर पे भी कमा के ले जाए। अगर 100 रुपए आपकी जेब से लग रहे हैं तो आप 120, 105, 140, 200, 300 जितना भी, यानी कि कॉस्ट से ज्यादा कमा के ले जाए, उसको कहा जाता है प्रॉफिट। ग्रोथ क्या होती है जी, ग्रोथ का मतलब है कि आपने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, अब आपकी ये बारी आ गई है, आपकी ये औकात हो गई है, अब या तो आप अपने एम्प्लॉइज भी बढ़ा सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट भी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी सेल भी बढ़ा रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाना। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जैसे कि हॉस्पिटल खुलाना, स्कूल खुलाना, अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनको क्या करना, जॉब्स प्रोवाइड करना, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट लेकर आना मार्केट में। तो ये भी कौन अचीव करवाता है, ये भी मैनेजमेंट ही अचीव करवाता है। अब आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात। जो एम्प्लॉइज हैं, पर्सनल भी कह सकते हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो, जो एम्प्लॉइज हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पर्सनल गोल्स को अचीव करवाना, लिंक कर देना ऑर्गेनाइजेशन का गोल और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉइज के, उनको लिंक कर देना कि भाई तुम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करोगे ना, तो साथ साथ आपके पर्सनल गोल भी अचीव हो जाएंगे, लिंक कर देना। ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी।
अब आ जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। बच्चों ने भी बड़े लेवल बना के रखे हुए होते हैं, मैंने कई बार देखा है जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, लेवल बना के रखते हैं। दो बच्चे बैठे हुए थे, मैंने उनकी बातें सुन रहा था। एक बच्चा पतला सा था, एक बच्चा मोटा सा था। तो जो पतला बच्चा था ना, वो मोटे बच्चे को बोल रहा था कि यार जब तू नहाता होगा ना तो तेरी टांगे तो गीली नहीं होती होंगी। वो कह रहा क्यों? कह रहा जब तू नहाता होगा तो तेरे पेट से ना पानी टकरा के दूर गिर जाता होगा, तो तेरी टांगे नहीं गीली होती होंगी। तो मेरे को हंसी भी आई, गुस्सा भी आया, ऐसे कैसे बोल रहा है। तो मैंने दोनों को बुलाया, जो पतला लड़का था उसको मैंने डांट के भगा दिया। फिर मोटे को बोला, मैंने कहा यार देखो तुम मजाक उड़वा रहे हो अपना, और मोटापा भी अच्छा नहीं है, उससे बीमारियां भी आती हैं, तो तुम ना थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करा करो। अगर एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा वॉक पे चले जाया करो। तो कह रहा कि सर मैं वॉक पे भी नहीं जाना चाहता। मैंने कहा क्यों? कह रहा मेरे को डर लगता है कि मैं कोई गलत कदम ना उठा लूं। मैंने कहा अबे कदम उठाने का वॉक का मतलब वो वाला कदम उठाना नहीं है, मैंने कहा वॉक का मतलब चला कर थोड़ा। कह रहा अच्छा 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 अच्छा। तो बच्चों ने भी भैया अपने अपने लेवल बना के रखे होते हैं। अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तीन टाइप के क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है, पहले इसमें कौन कौन से नाम सुनने को मिलते हैं? सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर, ये सारे आते हैं टॉप लेवल में। इनका क्या काम है, क्योंकि टॉप पे रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करते हैं। मान लो इन्होंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा कि भैया इस साल हम 100 करोड़ की सेल करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ये कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड कर सकता है। ठीक है जी। अगला इनका काम ये होता है डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। ये पॉलिसीज बनाते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा है ना, इसको कैसे अचीव करा जाएगा उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। हो सकता है ये डिसाइड करें कि अभी तक हम ऑफलाइन बेचते थे, दुकानों पे सामान बेचते थे, अब हम ऑनलाइन भी भेजेंगे, अमेजोन पे बेचेंगे, फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे, अलग अलग जगह पोर्टल पे बेचेंगे, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे यानी कि विदेशों में भी हम बेचेंगे। तो इसके लिए पॉलिसीज बनाई इन्होंने। असेंबलिंग रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज को असेंबल करना। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, कोई सेल का डिपार्टमेंट होता है, मटेरियल का डिपार्टमेंट होता है यानी कि परचेज डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है। इन सभी को चलाने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो वो रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करेगा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, जितने भी डिपार्टमेंट्स अभी मैंने आपको बताया उनको आपस में कोऑर्डिनेट भी करना होता है, आपस में तालमेल बिठाना होता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सकती है। तो वो काम भी किसका है? टॉप मैनेजमेंट का काम है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल। आपने हमेशा सुना होगा, कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करती है या फिर बुरा काम करती है तो उसके टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इसमें उसी की बात करिए कि टॉप मैनेजमेंट जो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। इनके दो तीन काम और होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करना, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, वो किसका काम होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। और सरकार से अगर कुछ नोटिस आ जाए या फिर कोर्ट से कोई नोटिस आ जाए ऑर्गेनाइजेशन पे, तो भी कौन जाता है? उसको हैंडल करने के लिए टॉप लेवल का मैनेजमेंट ही जाता है। ठीक है जी। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन से नाम आते हैं? इसमें आते हैं डिवीजन मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स वगैरह आते हैं जनरली इसमें आते हैं, फंक्शनल मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है जी। इनका क्या काम होता है? इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। जो पॉलिसीज किसने बनाई है? टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है, उनको इंटरप्रेट करना यानी कि उनको एक्सप्लेन करना इंप्लॉइज को, ताकि इंप्लॉइज उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकें। अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना यानी कि सिलेक्ट करना, इंटरव्यू वगैरह लेना और उनको सिलेक्ट करना, काम पे भेजना, वो किसका काम होता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, जो इंप्लॉइज आपने अपॉइंट करे हैं, जिनको आपने पॉलिसी सिखानी है, समझानी है, उनको इंस्ट्रक्शन देना कि भाई तुम्हारा ये काम है, कल से तुम्हारा कोई ये काम करना है, तुम्हारी ये अथॉरिटी है, तुम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कहलाओगे। तो वो कौन करता है? मिडिल लेवल का काम होता है वो भी। कॉपरेशन यानी कि सहयोग करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उन सभी के एम्प्लॉइज भी हैं, तो आपस में सब सहयोग करें, एक दूसरे का काम में हाथ जुटाएं, वो भी कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिडिल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये क्या करते हैं? लोअर लेवल की इंफॉर्मेशन लेते हैं और टॉप लेवल को प्रोवाइड कर देते हैं, तो एक ऑर्गेनाइज वे में प्रोवाइड करते हैं। तो लोअर लेवल की इंफॉर्मेशन ली और टॉप लेवल के मैनेजर्स को प्रोवाइड कर दी। ये कौन करते हैं? मिडिल लेवल के मैनेजर्स करते हैं। ठीक है जी। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। ये क्या, ये कौन है? इसमें अक्सर नाम आपको सुनने को मिलेंगे। इसमें जो नाम सुनने को मिलेंगे, एक तो आपका आ गया सुपरवाइजर, फोरमैन, एक्सेट्रा। ठीक है जी। इनका क्या काम है? मेंटेन, अब थोड़ा इसको इधर कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। मेंटेन वर्कर्स परफॉर्मेंस। अच्छा, मेंटेन वर्कर्स परफॉर्मेंस, जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना, सुपरवाइज करना, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सुधारना, ट्रेनिंग देना। ठीक है जी। दे आर लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल। अगर जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं लोअर लेवल में, उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं,
वो टॉप मैनेजमेंट को बताना चाह रहे हैं या मिडिल मैनेजमेंट को बताना चाह रहे हैं, तो वो पहले किसको बताएंगे? जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होंगे उनको बताएंगे, तब जाके जो लोअर लेवल के मैनेजर हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर को बताएंगे। तो इसी लिए इनको कहा गया है दे आर लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। मेंटेनिंग वर्किंग कंडीशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंप्लॉइज काम कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर हवा आती रहे, वहां पर पानी की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, वो भी इन्हीं का काम है। इनवाइटिंग सजेशन, ये क्या करते हैं? एम्प्लॉइज से सजेशन इनवाइट करते हैं अगर कोई, क्योंकि देखो काम कौन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में? जो असली काम है वो तो एम्प्लॉइज ही काम कर रहे हैं ना, उनको अच्छे से पता है कि कहां पर किस चीज की जरूरत है। तो ये सजेशन मांगते हैं एम्प्लॉइज से, कौन? लोअर लेवल के मैनेजर, कि अगर कुछ दिक्कत है या फिर कोई हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप सजेशन बिल्कुल हमें बताइएगा। ठीक है जी। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर। पोस्ट डीसी, जो गाली देते हो ना उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये है पोस्ट डीसी। अबे पोस्ट डीसी यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या आता है कि मैनेजर्स क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव करा जाएगा, वो भी प्लानिंग में ही आता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और उन जॉब्स को करने के लिए किस किस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी ऑर्गेनाइजिंग में आता है। स्टाफिंग यानी कि एम्प्लॉयज सिलेक्ट करना, उनको काम पे भेजना। डायरेक्टिंग, जो एम्प्लॉयज आपने सिलेक्ट करे हैं उनको डायरेक्शन देना, बताना कि आपको क्या काम करना है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, यानी कि सब कुछ इसमें आ जाएगा। कंट्रोलिंग यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस हमने डिसाइड करा था कि काम को इस तरीके से करा जाएगा, अब वो काम उसी तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसको देखना, चेक करना, मॉनिटर करना, उसी को कहा जाता है कंट्रोलिंग। ये सारे के सारे काम कौन करता है? मैनेजमेंट का काम है ये सारे के सारे। पोस्ट डीसी। ठीक है जी। ठीक है जी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण, इतना एसेंशियल क्यों है मैनेजमेंट के लिए? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल बैठाना। जब दो या दो से अधिक लोग कोई एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, तालमेल बैठाएं। तालमेल बैठाने का मतलब वो एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का सहयोग करें, तभी जाकर उनका जो गोल है वो अचीव हो सकता है। कोऑर्डिनेशन से मेरे को हमेशा एक याद आता है किस्सा। मेरे मामा का बेटा है, सेकंड ईयर में पढ़ रहा है बीकॉम में। उसने मेरे को बताया, वो मेरे से पहले बता दूं मेरे से काफी ज्यादा खुला हुआ है, यानी कि बहुत फ्रैंक है मेरे से। उसने बोला कि भैया मेरे को ना मेरी फ्रेंड का मैसेज आया। समझ गया। कह रहा मेरे को मेरी फ्रेंड का मैसेज आया, उसने बोला घर पे कोई नहीं है। कह रहा मैं खुश हो गया कि चलो घर पे कोई नहीं है तो आज अपनी फ्रेंड से मिलने का मौका मिल गया। कह रहा मौका मिल गया तो कह रहा फुल में तैयार व्यार होके अच्छे से स्मार्ट बन के उसके घर पर चला गया। अब घर पे जाके देखा सच पे घर पे कोई नहीं था, उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। तो यानी कि इन दोनों के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं था, एक दूसरे की सुनी नहीं इन्होंने, ना उसने ढंग से बताया ना इसने ढंग से समझा। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। चलो अब वापस बात करेंगे बिजनेस से रिगार्डिंग कि मैनेजमेंट के लिए इतना जरूरी क्यों है कोऑर्डिनेशन। देखो मान लो, इसको मैं हमेशा एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 3 डिपार्टमेंट है, एक परचेज का डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट और एक सेल्स का डिपार्टमेंट, और एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी है, यानी कि 4 डिपार्टमेंट हो गए टोटल। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम यह है कि ये पैसा देता है परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। ये क्या करता है? रॉ मटेरियल खरीदता है। मान लो ये जो कंपनी है इनका काम है शर्ट बनाना, ये शर्ट्स बनाते हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को पैसे दिए ताकि रॉ मटेरियल खरीद ले, या कि कपड़ा, यानी कि कपड़ा खरीद ले। और ये जो परचेज का डिपार्टमेंट है ये 1000 शर्ट बनाने लायक, 1000 शर्ट बनाने लायक कपड़ा रोज खरीदता है, और रोज खरीद कर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देता है ताकि 1000 शर्ट बन सके। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? ये 1000 शर्ट बनाकर, ये जो 1000 शर्ट बनाई है ये सेल डिपार्टमेंट को दे देता है ताकि सेल डिपार्टमेंट क्या करे? इन 1000 शर्ट को बेच दे मार्केट में। ठीक है जी। अब हम मान के चलेंगे कि इन सभी डिपार्टमेंट के बीच में ना बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। परचेज डिपार्टमेंट ने 1000 शर्ट बनाने लायक कपड़ा खरीदा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। अब सेल डिपार्टमेंट के पास आ गया है कितनी? 1000 शर्ट आ गई हैं, 1000 शर्ट आ गई हैं। मान लो मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है शर्ट की, सिर्फ 5 या फिर 6 शर्ट बिक रही हैं रोज, मगर परचेज डिपार्टमेंट कितना कपड़ा खरीद रहा है रोज? 1000 शर्ट बनाने लायक कपड़ा रोज खरीद रहा है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1000 शर्ट रोज बना रहा है। यानी कि पैसा लिया जा रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट से रोज 1000 शर्ट बनाने लायक, और कितनी शर्ट बिक रही हैं? सिर्फ 5 और 6।
क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन होता, तालमेल होता, तो सेल डिपार्टमेंट क्या करता? सेल डिपार्टमेंट बताता प्रोडक्शन वाले को कि भैया प्रोडक्शन रोक दो, अभी डिमांड नहीं है मार्केट में। इसी प्रकार प्रोडक्शन वाला परचेज वाले को बोल देता कि कपड़ा मत खरीदना, अभी डिमांड नहीं है मार्केट में, और परचेज वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट को बता देता कि अभी पैसों की जरूरत नहीं है। वाइस वर्सा भी देख लेते हैं। हो सकता है मान लो इसी प्रकार डिमांड है 2000 शर्ट खरीदने की, मतलब अब इतने ग्राहक आ रहे हैं, इतनी डिमांड हो रही है शर्ट की कि 2000 शर्ट रोज बिक सकती हैं, मगर यहाँ पर कपड़ा आ रहा है 1000 शर्ट के लिए, प्रोडक्शन हो रही है 1000 शर्ट की, तो सेल वाला कितने शर्ट बेच सकता है? सिर्फ 1000 ही तो बेच सकता है। तो इनको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। सेल वाला बताएगा कि भैया प्रोडक्शन बढ़ा दो, प्रोडक्शन वाला बोलेगा परचेज वाले को कि भैया कपड़ा ज्यादा खरीदो, परचेज वाला बोलेगा फाइनेंस वाले को ज्यादा पैसा दो। ये सभी तभी संभव हो पाएगा जब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। इसलिए बोला गया है बहुत ही असेंशियल है, बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए। ठीक है जी। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके लिए भी एक नेमोनिक बनाया मैंने। कब डीजी, कब डीजी, कब होता है ना कब डीजी, इसमें ना कुछ ना इसमें मैंने कोई लिरिक्स में डाला है, ना ही मैंने इसको कोई नारा लगवाया, नॉर्मल है। कब डीजी, C for continuous process, U for unity of action, P for pervasive, D for deliberate and G for group effort। इसमें एक और आता है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? पहला है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन भी क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होने वाला। ये प्लानिंग से शुरू हो जाएगा और कंट्रोलिंग तक जाएगा, ठीक है ना, तो लगातार होता रहेगा। यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनके कामों में, उनके वर्क में यूनिटी रहेगी, एकजुटता रहेगी। किस लिए? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके, इसलिए इसको बोला गया यूनिटी ऑफ एक्शन। परवेसिव, परवेसिव का मतलब यही बताया मैंने कि ये परवेसिव है, यानी कि ये यूनिवर्सल है, ये आपको हर लेवल पर मिलेगा, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर मिलेगा कोऑर्डिनेशन, और हर डिपार्टमेंट पर मिलेगा। जितने भी डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, उधर आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। डेलिब्रेट, ये एक डेलिब्रेट एफर्ट है। मैनेजर क्या है? डेलिब्रेटली, यानी कि अपनी इच्छा से कोऑर्डिनेशन करता है, इसलिए इसको बोला गया है इट इज डेलिब्रेट। ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि जब दो या दो से अधिक लोग ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उनको आपस में क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको ऐसे 3-4 डिपार्टमेंट के बताया, तो ये ग्रुप बन गया ना सभी डिपार्टमेंट का, इसलिए इसको बोला गया ये ग्रुप एफर्ट मांगता है कोऑर्डिनेशन। अकेले में नहीं कर सकता, अगर कोई अकेला इंसान है वो किससे कोऑर्डिनेट करेगा, इसलिए इसको बोला गया ग्रुप एफर्ट। लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती रहती है, तो वहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बढ़ते जाते हैं। जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे, सभी का, जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, मान लो 100 एम्प्लॉइज हैं, सबका नेचर अलग होगा, सबकी आदतें अलग होंगी, हैबिट्स अलग अलग होंगी, सबका बैकग्राउंड अलग होगा। कोई मिडिल क्लास से आया है, कोई अपर मिडिल क्लास से आया है, कोई एलीट क्लास से आया है ना, सबके बैकग्राउंड भी अलग अलग होते हैं, और सबके जो गोल्स हैं, जो पर्सनल गोल्स हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? इनके पर्सनल गोल को लिंक कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। उनको बताएंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करो, साथ साथ आपके जो पर्सनल गोल है वो भी साथ में अचीव होते जाएंगे, इसलिए बोला गया ग्रोथ इन साइड्स। ठीक है ना। अगला है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने तो सिर्फ आपको 3-4 डिपार्टमेंट बताए थे, काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और हर डिपार्टमेंट का ना काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। और जब काम करने का तरीका अलग अलग होगा, उनके गोल्स भी अलग अलग होंगे, और जब इतनी सारे डिफरेंस आ जाते हैं, तो उनके बीच में ना मनमुटाव भी होने लगते हैं। तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही उनके मनमुटाव को दूर करा जाता है, जितनी भी लड़ाई है, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको अलग करा जाता है, और उनको बताया जाता है कि भैया हम एक फैमिली है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमें अचीव करना है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशलाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है। कोई किसी चीज में स्पेशलिस्ट है, यानी कि एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, तो इनको ना एक्सपर्ट्स को थोड़ा दिमाग में घमंड सा आ जाता है कि यार हमको ना सीखने की जरूरत नहीं है, जो हमने बता दिया वही सही है। तो कभी कभार ऐसा होता है, जो एक्सपर्ट नहीं भी होता है ना, उसकी बात सच हो जाती है, सही होती है, तो एक्सपर्ट उसकी बात को मानता नहीं है। तो यहीं पर कोऑर्डिनेशन का रोल आता है, एक्सपर्ट्स को भी बताना कि भाई वही बात आ गई ना कि हम सभी एक फैमिली है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सही से कोऑर्डिनेट करो, दूसरों की बातें भी सुनो और उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है जी। तो यहां तक आपने क्लास देखी, बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और चैप्टर की रिवीजन में।